Hello everyone, welcome back to the Global Channel and I hope you all are good. So today we'll start with heat budget, but before doing that, let's do a quick revision at what we have covered in our previous lecture. Okay, so in our last lecture we have done with atmosphere, what is atmosphere and the composition of the atmosphere and the layers of atmosphere. So let's see, we have done that. Suppose this is the earth's surface एंड अर्थ के ऊपर हमारे पास लेयर्स हैं, दैट इज 5 लेयर्स. ओके, सो द फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. दिस इज एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, mesosphere. Next we have stratosphere and the lower one is known as troposphere. Okay, so what we have done in these layers कि troposphere के ऊपर and stratosphere के नीचे एक layer होती है which is known as tropopause, जहाँ पे हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, एक पॉज लग जाता है. एंड जितने भी क्लाइमेटिक रिलेटेड फिनोमिनाज हैं, जितने बायोलॉजिकल फिनोमिनाज हैं, सारे के सारे इसी ट्रोपोस्फेयर में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लाउड फॉर्मेशन है, जिसके कारण वी हैव प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ आइस, snowfall, rainfall, hails like this. उसके बाद हमारे पास फ्लड्स हैं, साइक्लोन्स हैं, जितने भी रिलेटेड थिंग्स हैं टू क्लाइमेट, बायोलॉजिकल, गिविंग बर्थ टू समवन, वो सारे ट्रोपोस्फेयर में हो रहे हैं. जितनी भी डिस्टर्बेंसेस हैं वो ट्रोपोस्फेयर में हो रहे हैं. सो नाउ हाउ इट इज पॉसिबल कि इसी एरिया में, इसी लेयर में हमारे एरोप्लेन्स भी फ्लाई करें. तो हमारे जो एरोप्लेन्स होते हैं दे फ्लाई इन दिस लेयर, इन द स्ट्रेटोस्फेयर, जहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, नाइदर ऑफ क्लाउड्स नॉर ऑफ थंडरस्टॉर्म्स, किसी भी चीज की कोई भी डिस्टर्बेंसेस नहीं है. सो हमारे जितने भी एरोप्लेन्स हैं सारे फ्लाई करते हैं इन स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर एक लेयर है विच इज नेम्ड एज स्ट्रेटोपॉज. Stratopause, and this layer is also known as ozonosphere, as ozone layer हमारे पास इसी एरिया में, इसी लेयर में होती है. नेक्स्ट वी हैव मेसोस्फेयर. हमने ये पढ़ा था, दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर और द कूलेस्ट लेयर, जिसका टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिरता है. नेक्स्ट वी हैव थर्मोस्फेयर, जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 1500 डिग्री सेल्सियस. एंड उसके बाद हमने पढ़ा था फर्स्ट ये, दिस इज मेसोपॉज. नेक्स्ट वी हैव थर्मोपॉज एंड देन वी हैव एक्सोस्फेयर और आउटर स्पेस. ओके, सो नाउ थर्मोस्फेयर इज ऑल्सो नोन एज आयनोस्फेयर. व्हाई आयनोस्फेयर? बिकॉज हमें यहाँ पे आयन्स मिलते हैं एंड इन्हीं आयन्स के कारण, दिस वी विल कवर इन आवर लेटर लेक्चर्स, इन आयन्स के कारण हमें एक फिनोमिना देखने को मिलता है दैट इज नोन एज अरोरास. These are colorful lights, specifically green, blue and pink color light, जो हमें upper latitudes में देखने को मिलती है. This is known as auroras. Next आता है हमारे पास exosphere. Okay, so these were the things which we have covered in our previous lecture. So now let's do today's topic, that is heat budget. What is heat budget? बजट इज समथिंग कि आपने कितना पैसा लेना है, कितने, और उन्हीं पैसों को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है. ओके, सो हीट बजट इज अ फिनोमेना रिलेटेड टू अर्थ, जहाँ पे हमारी अर्थ इंसोलेशन को एब्जॉर्ब करती है एंड उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है टू द स्पेस. ओके, सो लेट्स सपोज कि ये है
and it is up to a height of 800 kilometers. और फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक कि हम जो इंसोलेशन आ रही है दैट इज 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स इंसोलेशन आ रही है. अब इस इंसोलेशन में क्या है, व्हाट इज इंसोलेशन? इनकमिंग सोलर रेडिएशन. जो रेडिएशन या जो लाइट सोलर से मीन सन से आ रही है अर्थ पे, दैट इज नोन एज इंसोलेशन. तो लेट्स से सॉरी कि 100 यूनिट्स में से कितना अर्थ एब्सॉर्ब करती है और कितना रिफ्लेक्ट बैक करती है टू द स्पेस. ओके, तो हमारे पास एटमॉस्फेयर में वी हैव क्लाउड्स. क्लाउड्स है हमारे पास, आइस क्रिस्टल्स हैं. नेक्स्ट वी हैव आइस कैप्स. हमारे पास आइस कैप्स है जिसको हम क्रायोस्फीयर बोलते हैं, राइट. नेक्स्ट वी हैव वाटर वेपर्स. अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट्स आ रही है, तो जो 100 यूनिट आ रही है इसमें से 35 यूनिट्स हमारी ये सारी चीजें मिलकर रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं टू द स्पेस. ओके, सो 35 यूनिट्स which is reflected back or which is also known as albedo. Albedo is reflecting back of the solar radiation. तो 35 यूनिट्स हमारे आइस क्रिस्टल्स, आइस, वाटर वेपर्स, क्लाउड्स मिलके सारे स्पेस में वापस इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं. नेक्स्ट इज 15 यूनिट्स. Of 15 units is directly absorbed by the atmosphere. Atmosphere में for example thermosphere which is also known as ionosphere and stratosphere. इन दो लेयर्स में, स्ट्रेटोस्फीयर में जो हमारी ओजोन लेयर होती है जो यूवी रेस को ट्रैप कर लेती है, ये वो है. फिर डायरेक्टली 15 यूनिट्स इन दो लेयर्स में एब्सॉर्ब हो जाती है. 35 प्लस 15 इज 50. बाकी की जो 50 यूनिट्स होती हैं वो हमारी अर्थ एब्सॉर्ब कर लेती है. दिस इज 50 यूनिट्स विच इज डायरेक्टली एब्सॉर्ब्ड बाय द अर्थ. नाउ वी विल सी कि अब जो ये 50 यूनिट्स अर्थ ने एब्सॉर्ब करा है इसको ये रिफ्लेक्ट बैक कैसे करेगी. Till the time you can take screenshot of this. Okay. Now let's अब जो ये 50 यूनिट्स हैं, दिस इज अर्थ सरफेस. अब 50 यूनिट्स जो अर्थ ने लिया हुआ है उधार सोलर रेडिएशंस का, इसको ये रिफ्लेक्ट बैक कैसे करेगी. तो लेट्स सी, इसमें से 20 यूनिट्स विल बी नेट लॉस टू द एटमॉस्फेयर. ये एटमॉस्फेयर को दे देगी 20 यूनिट्स डायरेक्टली. उसके बाद हमारे पास आता है 15 यूनिट्स. 15 यूनिट्स देती है इन द प्रोसेसेस लाइक लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन के प्रोसेसेस में लग गया. नेक्स्ट वी हैव 10 यूनिट्स. 10 यूनिट्स देगी जब प्रोसेसेस होंगे लाइक एडवेक्शन या कन्वेक्शन. इन प्रोसेसेस में जितनी भी एनर्जी लगेगी तो अर्थ इसको दे देगी. रिमेनिंग जो 5% है, 5 यूनिट्स जो हमारे पास बचा है, तो जो 5 यूनिट्स हैं ये डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशंस ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे टू द स्पेस. Long wave radiations are also known as terrestrial radiation. I have told you कि जो सन से आएगी रेडिएशन
that will be known as short wave radiation. And जो अर्थ उन्हीं रेडिएशन को जो एब्सॉर्ब किया उसे जो वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी, इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशंस व्हिच आर आल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. तो इससे हमें ये पता चला कि जितना अर्थ ने एब्सॉर्ब किया था 50 यूनिट्स, उतना ही अपने आप से छोड़ दिया, मीन्स इट हैज रिफ्लेक्टेड बैक. अब वो क्या है, अब एटमॉस्फेयर में दे दिया है थोड़ा, वो अर्थ सरफेस पे नहीं रहा है, कुछ एटमॉस्फेयर को दे दिया, कुछ प्रोसेसेस को दे दिया. फॉर एग्जांपल लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडक्शन हो गया, एडवेक्शन हो गया, एंड 5 यूनिट्स डायरेक्टली उसने लॉन्ग वेव रेडिएशन के जरिए ही आउटर स्पेस में छोड़ दिया. तो इस समय ये पता चलता है कि अब अर्थ के पास जीरो बैलेंस हो गया. अर्थ इज नाउ फ्री, उसके ऊपर कोई मीन्स भार नहीं है कि मुझे किसी का उधार चुकता करना है. सो इट इज लाइक कि नाउ इट इज जीरो. Earth has released all the radiation to the atmosphere or to the outer space. You can take the screenshot of this. Then we will start with the factors which affects the insolation. Okay. अब हम we will do कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो अर्थ पे इंसोलेशन या जो सोलर रेडिएशन आती है उसको अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारा जो अर्थ है उसका कर्वेचर है, या जो अर्थ का टिल्ट है, अर्थ का रोटेशनल पीरियड है, रेवोल्यूशनरी पीरियड है कि वो एक रिवॉल्व करती, रिवॉल्विंग पीरियड है, सॉरी. ओके, सो लेट्स सी. दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ. तो व्हाट हैपन्स कि सन की रेडिएशन है वो सीधी सीधी जाती है स्ट्रेट लाइन में टू इक्वेटर, बट यहाँ से इसे स्लांट हो जाती है जब इसको थोड़ा अपर लैटिट्यूड्स में जाना होता है, इसको थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है. सो व्हाट हैपन्स, व्हाट वी कैन डेराइव फ्रॉम हियर कि जितना ज्यादा हमारे पास सीधी लाइन में जा रही है रेडिएशन, दैट इज मोर पावरफुल. मोर पावरफुल मीन्स कि एकदम से जाके अर्थ उसको रिसीव कर, अर्थ को वो जा रही है, अर्थ उसको रिसीव करती है. बट जैसे ही अपर लैटिट्यूड्स में उसको जाना है तो उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा. इट हैज टू कवर मोर डिस्टेंस एज कंपेयर टू जितना उसको इक्वेटर पे करना है. इक्वेटर पे उसको कम डिस्टेंस करना होगा. अनदर थिंग इज कि जब अर्थ रोटेट करती है तो उसका हाफ पार्ट क्या होता है, अवे, मीन्स वो सन से दूर होता है. दूर मीन्स सन के दूसरी साइड, दूसरी साइड मीन्स अर्थ के दूसरी साइड. आई एम रियली सॉरी, अर्थ का दूसरी साइड. फॉर एग्जाम्पल ये सन है एंड दिस इज अर्थ, तो इसकी रेडिएशन इसी साइड आ रही है, इस साइड नहीं आई, तो ये ऑफ कोर्स ये वाला साइड सन से दूर है, बट ये वाला सन के पास है. तो जो सन के पास है, जो सन की साइड फेस कर रहा है, व्हिच इज फेसिंग टुवर्ड्स द सन, उधर ही वो रेडिएशन आएंगी. सो व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे रेडिएशन आएंगी, इस साइड एनर्जी होगी एंड इस साइड एनर्जी नहीं होगी. यहाँ पे डे है और डे टाइम में जितनी ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब होती है उतनी ही अर्थ एब्सॉर्ब करेगी. नेक्स्ट यहाँ पे नाइट टाइम है, यहाँ पे सन की रेडिएशंस नहीं आ रही है, यहाँ पे इस टाइम मून है तो मून की रेडिएशंस नहीं आएंगी, दैट इज सन की रेडिएशन इस साइड नहीं आएगी, यहाँ तक एनर्जी नहीं पहुंचेगी. ओके, द थर्ड थिंग इज कि जब हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है, एक तो है कि बहुत दूर है, एक है कि जब जैन फेब में बहुत ज्यादा पास आ जाता है, राइट. द फोर्थ थिंग इज कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कितना ट्रांसपेरेंट है. ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, जितना ज्यादा एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल अभी सोलर वी हैव जस्ट स्टडीड कि जितना हमारे पास आता है, फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी आती है, उसमें से 35 यूनिट्स ऑफ एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस बाय क्लाउड्स. तो क्या है कि जितना हमारे पास ट्रांसपेरेंट रहेगा, मीन्स कि
क्लाउड की फॉर्मेशन नहीं है या डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, आइस क्रिस्टल्स नहीं है, तो ट्रांसपेरेंट है, क्लियर स्काई है, उतना ही ज्यादा सन की रेडिएशन अर्थ के सरफेस पर आएगी। बट अगर इफ इट इज फुल ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड कवर बहुत ज्यादा है, डस्ट पार्टिकल्स है, आइस क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा कि वो एल्बिडो हो जाएगा। मीन्स वो जो सोलर रेडिएशन आएंगे दे विल रिफ्लेक्ट बैक टू द स्पेस। So these are some of the factors which affects the insolation. Now very important and main question arises कि अर्थ का कौन सा ऐसा लैटिट्यूड है या कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिसीव्ड। सो लेट्स डू दैट वन। ओके, सो अब हमने ये पढ़ा है कि अर्थ के इक्वेटर पे मैक्सिमम एनर्जी रिसीव होती है, राइट? हमने इसमें से हमें यही डिराइव हुआ है क्योंकि जितना ज्यादा अपर लैटिट्यूड पे जाना पड़ेगा उतना ज्यादा रेडिएशन को ट्रेवल करना पड़ेगा, और सन से डायरेक्टली रेडिएशन आ रही है टूवर्ड्स योर इक्वेटर। इससे यही डिराइव होता है कि इक्वेटर इज द रीजन जहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी वी आर गेटिंग। बट इफ आई से दैट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो हाउ? लेट्स सी। अभी क्या है, इस इक्वेटर के पास वी हैव सो मेनी वाटर बॉडीज, लाइक हमारा पैसिफिक है, इंडियन ओशियन है, और भी बहुत सारी वाटर बॉडीज है। सो व्हाट हैपेंस हियर कि यहाँ पे इक्वेटर पे आफ्टर 2 o'clock या हर आफ्टरनून में यहाँ पे क्लाउड कवर हो जाता है। इवेपोरेशन इतनी होती है कि क्लाउड फॉर्मेशन होती है और बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। तो व्हाट हैपेंस कि हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इट इज डिराइव फ्रॉम हियर कि नो, इक्वेटर पे तो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास एनर्जी नहीं है, क्योंकि वो इवेपोरेशन हो गया, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो क्लाउड विल रिफ्लेक्ट बैक द रेडिएशन टू द स्पेस, तो अर्थ सरफेस पे उसको नहीं आने देंगे। सो व्हाट वी कैन डिराइव फ्रॉम हियर कि दिस इज इक्वेटर। इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर से 5 डिग्रीज नॉर्थ and equator से 5 degrees south. This area is known as equatorial belt. Equatorial belt. तो इस बेल्ट में हमें मैक्सिमम सोलर रेडिएशन रिकॉर्डेड नहीं मिलती है, बट इक्वेटोरियल बेल्ट से 23.5 degrees north and 23.5 degrees south. इस रीजन में हमें, इन वाले रीजन में हमें मैक्सिमम एनर्जी रिकॉर्ड करने को मिलती है। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पे भी हमें मिलेंगी, बट ऑन द कॉन्टिनेंट्स एंड इन डेजर्ट्स। Why not on oceans? क्योंकि ओशियंस पे अगर हमें ओशियंस है तो व्हाट विल हैपन कि वो जैसे हमारा इक्वेटर पे हुआ था, ओशियन पे सोलर रेडिएशन आएंगी, वो इवापोरेट करेगी, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, रेनफॉल होगा, टेम्परेचर विल डिक्रीज। तो सेम कंसेप्ट कि यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स पे एंड डेजर्ट्स पे हमें हाईएस्ट टेम्परेचर देखने को मिलता है। So this is the thing which I have to tell you, and it is really very important. You need to understand this. You can take the screenshot of this. Okay. So this is all for today's lecture. So let's let's do a revision that what we have covered in today's lecture. So first we have revised the last lecture, the layers of atmosphere, that is troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Thermosphere is also known as ionosphere. Ions present होते हैं, which we will study in later lectures, कि उनके कारण हमारे पास कुछ lights होती हैं, some colorful lights phenomena हमें देखने को मिलते हैं, known as auroras. अगर हम उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, द अपर लैटिट्यूड्स, तो दे आर नोन एज auroras borealis. एंड सॉरी, अगर हम उसको सर्दर्न लैटिट्यूड्स में देख रहे हैं, सॉरी इन सर्दर्न हेमिस्फीयर,
Southern hemisphere के higher latitudes में we are witnessing them, so that is known as auroras australis. Okay. उसके बाद हमने किया कि स्ट्रेटोस्फीयर इज ऑल्सो नोन एज ओजोनोस्फीयर. वाई? क्योंकि वहाँ पे ओजोन लेयर की प्रेजेंस है और वो हमारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है. थर्मोस्फीयर में जो आयनोस्फीयर है उसमें भी सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब हो रहा है. After that, we have studied the heat budget, how much it gains and how much it lost. उससे पता चलता है कि अर्थ का जो टोटल बैलेंस है, टोटल बजट है, वो ज्यादा नहीं है, इट्स जीरो, इट्स नेग्लिजिबल. अर्थ किसी का भी उधार नहीं रखती है, इन सम टाइम वो उसको वापस दे देती है. आफ्टर दैट वी हैव डन कि कौन से रीजन पे, सॉरी, बिफोर दैट वी हैव डन द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द इंसोलेशन ऑन द अर्थ. उसके बाद वी हैव डन कि कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन हमें मिलती है. दैट इज नॉट इक्वेटोरियल रीजन और इक्वेटोरियल बेल्ट, रादर विद एरिया और द प्लेसेस बिटवीन इक्वेटोरियल बेल्ट एंड द ट्रॉपिक्स. दैट इज 23.5 degrees north and 23.5 degrees south. Okay, so this is all for today, and if you like this video, so please do share, like and subscribe to the global channel. And if you want some more information regarding geographical things, so please do please do subscribe or follow us on Instagram and Facebook as well, and I'll mention you the ID in the comment section, in the description. Thank you very much. Take care.